नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हर वर्ष रफ़ी साहब का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, हम किसी न किसी कलाकार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा हम गाने गवाकर रफ़ी साहब के बारे में बात करके उस काम को कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं। इस बार मुझे ज़हन में आया कि उषा जी से बात की जानी चाहिए, जिनके साथ, जिनके पास रफ़ी साहब की बातों का, उनकी यादों का अद्भुत खजाना है। तो उषा जी हमारे साथ हैं। उषा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उषा जी, मैंने जैसा कहा शो के शुरुआत में कि हम रफ़ी साहब को हर वर्ष ऐसे ही याद करते रहते थे, उनके कुछ जी, उनके हाँ गाने। जी, लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, इस कार्यक्रम को कुछ अलग स्वरूप में बनाना चाहिए और आपसे ज़्यादा खजाना जी, रफ़ी साहब की यादों का नहीं है। ये याद से हाँ जी। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ किस्से ऐसे होंगे जो आपको खूब याद आते हैं। हाँ जी, वैसे तो किस्से बहुत ज़्यादा है, किस्से का तो भरमार है मेरे पास। रफ़ी साहब अ, हरफन मौला गायक थे। सादगी जी, बिल्कुल। पसंद और वर्सेटाइल हाँ जी, सिंगर उसको कहते हैं कि वे किसी भी, चाहे वो सैड सॉन्ग, ऑलराउंडर। सब चीज़ों में। जी, जी, जी। तो इससे जुड़ा कोई किस्सा आपको याद आता है? मैं बस यही कहूँगी कि जब साहब गाते थे, तो साहब पहले बोलों को याद करते थे। अच्छी तरह से बोलों को समझ लेते थे कि ये किस टाइप का गाना है और फिर उसी का वो मूड बनाते थे। अगर सैड सॉन्ग है तो उतना सैड मूड बनाते थे, और अगर हैप्पी सॉन्ग है, मस्ती वाला है, तो इस तरह से वो अपने आप को उसमें ढाल देते थे। और इसीलिए चाहे वो शम्मी कपूर के लिए गा रहे हो, चाहे दिलीप साहब के लिए, चाहे देव साहब के लिए, या जॉनी वॉकर साहब के लिए गा रहे हो, तो वही रंग आ जाता था उनका। ये आपने बात बहुत अच्छी कही उषा जी, कि चाहे वो दिलीप हाँ साहब जी, गाएँ, चाहे शम्मी कपूर जी के लिए गाएँ, चाहे देव साहब के लिए गाएँ, उनका रंग वही आ जाता था। और इस बात की पुष्टि उनके गाए हुए गीत पर जब अभिनय करता था कलाकार, तो वो झलक दिखती थी। बिल्कुल जी, जो शम्मी साहब के लिए सही गाते कहा। थे, उनका अंदाज़ अलग होता था और वे देव साहब के लिए गाते तो अलग होता था, दिलीप कुमार साहब के लिए गाते तो अलग होता था। तो इससे जुड़ा कोई जी, किस्सा जी। याद आता है आपको? हाँ, एक शम्मी जी के साथ मैं वेस्ट इंडीज टूर पे गई थी। जी, बहुत पहले की बात है ये। तब रफ़ी साहब का इंतकाल हो चुका था, जी। और शम्मी जी ने मुझे कहा, नहीं नहीं उषा, तुमको आना ही पड़ेगा मेरे साथ में। तो मैं उनके साथ उस टूर पे गई थी। तब हम लोग बातें कर रहे थे रात को। हम आर्टिस्ट लोगों को, आपको पता है कि वो रात को ही ज्यादा जागते हैं। तो शम्मी जी भी मुझे अपने रूम में लेके गए, कहने लगे चलो आज तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं भी गई, उनकी मिसेस भी थी वहां। फिर मैंने कहा उनको कि शम्मी जी, हमेशा जब भी रफ़ी साहब का गाना मैं आपके ऊपर पिक्चराइज होता हुआ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उनके जैसा ही आप ही गा रहे हैं ऐसे। सही बात। तो शम्मी जी कहने लगे, बोले उषा, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। मैं एक्टिंग नहीं करता, रफ़ी साहब मुझसे एक्टिंग करवाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। कहने लगे रफ़ी साहब ऐसा गाते मेरे लिए कि बस मेरा उछल कूद बिल्कुल सही हो जाता बोले उसमें। और जैसे आपने वो गाना सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो ये क्या शम्मी बात जी के लिए उन्होंने गाया, जो तारीफ करूं जो कहा, वो है। सीधा भी कह सकते थे तारीफ करूं, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि शम्मी जरूर इस पे कूदेंगे, तो उन्होंने झट से तारीफ करूं ऐसे गाया। क्या बात है! ये जो आपने ये तारीफ और तारीफ, इन दोनों चीजों का जो हाँ जी, फर्क बताया है, गायकी के अंदाज का जो फर्क हाँ, बताया, ये साबित हाँ जी, हाँ, कि साहब किस तरह के सिंगर थे। वे पहले ये समझते थे कि ये गाना किस हीरो पर पिक्चराइज होगा और उसी के अनुरूप उस जी, गाने में जान डाल देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो पहले ही पता कर लेते थे कि किस पर मैं पिक्चराइज़ करेंगे गाना मेरा वॉइस। तो पता चल जाता था शम्मी जी पे है या दिलीप साहब पे है, तो उस तरह से वो अपने आप को ढाल देते थे। यहाँ तक कि मुझे कहते थे स्टेज पर कि देखो बेटा, मैं स्टेज के नीचे तुम्हारा अब्बा हूँ, लेकिन स्टेज पर मैं तुम्हारा हीरो। मैंने कहा अच्छा साहब,
बिल्कुल। तो जब हम डुएट्स वगैरह गाते थे तो वो कहते थे कि जब हम ऐसे डुएट गाएंगे तो लोगों की आंखों के सामने वो हीरो हीरोइन दिखाई देना चाहिए, हम लोग नहीं, क्योंकि वी आर प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक। हम प्लेबैक, हाँ, तो प्लेबैक का मतलब ही ये है कि हम किसी और के लिए गा रहे हैं, अपने लिए नहीं। रफी साहब की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लेबैक हाँ जी, शब्द को भी उन्होंने सार्थक करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आपने उनके साथ लंबे समय तक गाया है, स्टेज शोज कई सारे परफॉर्म किए, 20 साल तक आपने गाया है। जी जी। अ, जी, फिल्मों में भी बहुत गाने गाए। फिल्मों में बहुत गाने गाए हैं आपने। जैसे हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में मैंने पहला गाना पहला उनके गाना। साथ रिकॉर्ड किया हाँ, था। मैंने वो गाना जी आपसे हाँ। पिछली बार भी सुना था और मुझे लगता है कि इस जी बार जी। इसको सुनना ही चाहिए। अच्छा। एक लाइन सुना देती हूँ। जरूर। ओए सोनिए हीरिए, ओए सोनिया रांझिया, ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी, मैं समझा कि चांद निकला, बुरा हो तेरा तुझे देख के कोठे से मेरा पैर फिसला, ओए होए 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 होए। इस तरह का गाना भंगड़ा। उषा जी, जैसा हम बात कर रहे थे लगी रफी साहब की तल्लीनता के बारे में, आपने उनके जी। साथ गाने गाए हैं। रफी साहब जब फिल्मों के लिए गीत गाते थे तो वे ये तो पता कर ही लेते थे कि किस सिंगर के लिए गाना है और किस एक्टर जी जी हाँ। के लिए फिर हाँ जी। तैयारी कैसी करते थे, वे किस तरह से उसको प्लान करते थे। वो गाते गाते इतने माहिर हो गए थे, इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उनको झट से पता चलता था कि मुझे किस तरह के एक्सप्रेशंस देना है। जैसे धर्म जी के लिए गाते थे तो लगता था धर्मेंद्र ही गा रहे हैं। किसी के लिए, जिसके लिए वो प्लेबैक देते थे, वो हीरो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता था। तो कभी भी ऐसा नहीं। सुनील जी, मैंने 20 साल उनके साथ काम किया, लेकिन मैं लगातार रफी साहब को देखती थी, लेकिन जब भी वो जॉनी वॉकर का गाना कोई गाते थे या शम्मी जी का गाना गाते थे तो मुझे वो रफी साहब नजर नहीं आते थे, बल्कि वो एक्टर्स नजर आते थे। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप खुद भी देखिए, जब तेरे मेरे सपने अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको देव साहब ही नजर आएंगे, या चंपी तेल मालिश आप सुनेंगे तो आपको जॉनी वॉकर साहब ही नजर आएंगे। तो ये साहब की एक स्पेशलिटी थी, ये खासियत थी उनकी कि वो उस रंग में, मैं उनको कहती थी हमेशा कि साहब आप ना पानी की तरह हो, जिस रंग में आपको डाल दो उसी रंग के आप बन जाते हो। ऐसी बात है। उषा जी, आपने जिस तरह कहा कि वे उसी रंग में रंग जाते थे, पानी की तरह थे, बिल्कुल। जैसा रंग होता जी था वैसे रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश करते थे और वैसे ही परिणाम आते थे। तो क्या वे जब जी जी। जी सिंगिंग के लिए जब स्टूडियो आते थे, रिकॉर्डिंग होती थी, तो क्या उनके हाव भाव, उनकी भाव भंगिमाएं और एक्सप्रेशन सब कुछ उसी तरह हो जाता था। नहीं, वैसा तो नहीं होता था, सिर्फ गाने में उनके वो बात थी, गाने में बात थी वो, वरना बड़े संजीदा किस्म के ही थे, कम बात करते थे बहुत, और सॉफ्ट, मतलब बहुत हल्के से बात करते थे, धीरे से। जब उनके होंठ हिलते थे तो हम लोग, सब लोग चुप हो जाते थे उनके। बोलने में आवाज बहुत कम थी उनकी, लेकिन गाने में वो बिल्कुल शेर थे। गाने में तो उस उनकी आवाज की कोई जोड़ नहीं, कोई सानी नहीं थी और जो ऊंचा शान ही नहीं थी। उसके उसका मुकाबला भी हाँ नहीं। जी। बहुत हाई पिच। आपने कहा वे कम बोलते थे, तो बहुत कम। जी हाँ। उसके पीछे कोई कारण नजर आता था या उनका स्वभाव ही ऐसा था। मेरे ख्याल से साहब अपनी आवाज को बचाते थे, वो एनर्जी जो थी वो सिर्फ गाने में लगाते थे। और मैंने कई बार देखा कि कई एक्टर्स उनसे जब बात करते थे तो वो सिर्फ सिर हिला के हाँ हाँ, इतना ही करते थे, अपनी तरफ से कोई बात वो करते नहीं थे, मुश्किल से। आप आपने शायद उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, जी। बहुत कम इंटरव्यू है उनके जिसमें वो बात करते नहीं थे, बल्कि आगे वाला ही बात करता था, वो उनके सिर्फ सर हिलाते रहते थे। ऐसी बात है। हाँ जी। उषा जी, आपने कहा रफी साहब शायद अपनी आवाज को बचाए रखते थे। आप बिल्कुल। बतौर एक गायक उनके इस अंदाज से कितनी सहमत है। मेरे ख्याल से हर सिंगर को अपनी आवाज बचा कर रखनी चाहिए। अगर वो ज्यादा बात करेंगे या बहुत चिल्लम चिल्ली करेंगे तो वो आवाज जल्दी खराब हो जाती है।
आज के गायकों की बात करें तो कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, प्रसिद्धि ज्यादा पाना जी चाहते जी। हैं, और वे जी गाने जी बिल्कुल। भी गाने के पहले भी अपना महिमा मंडन कुछ इस तरह करते हैं, तो उनके लिए सीख नहीं है हाँ ये? हाँ, सीख तो है बिल्कुल। अब वो फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल लोग ज्यादा बातें करते हैं, गाने कम गाते हैं, क्योंकि गाने में आजकल लोगों का इंटरेस्ट नहीं रह गया। वो यही सोचते हैं कि पैच पैच तो हो रहा है आजकल गाना। आप एक लाइन गा लो, फिर 2 घंटे बाद दूसरी लाइन गा लो, जोड़ देते हैं सब। तो रिकॉर्डिंग इसी तरह से होती है आजकल। वो पहले की तरह नहीं है जो हम स्टार्ट टू एंड पूरा गाना गाते थे, और जरा भी गलती हुई तो फिर से रिपीट करते थे, तो उसमें काफी एनर्जी जाती थी। तो साहब अपनी एनर्जी बचाते थे इस तरह अरे, से। आपने अभी जो कहा कि अब तो 2 घंटे बाद दूसरी लाइन गा सकते हैं पहली गाने के। 2 दिन बाद भी गा सकते जी। हैं 2 दिन बाद भी गा सकते हैं। जब पहली लाइन गा लिए, चले गए, फिर आ गए भाई, 1 हफ्ते बाद आ गए, दूसरी लाइन गाई। तो इस तरह से भी होता है। रफी साहब जिस तरह से दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, तमाम सारे कलाकारों के लिए गाते थे, तो उन्हें पता होता जी था जी। किसके लिए गाना है, तभी वो फीलिंग निकल जी कर। हाँ। और आज के बिल्कुल बिल्कुल। गाने में एक्टर के साथ फीलिंग निकल कर नहीं आती। क्या यही मूल कारण है इसका? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक एक लाइन हम गाएंगे, 1 हफ्ते बाद दूसरी लाइन गाएंगे, तो वो फील कहाँ से आएगा। पहले वाली जो बात थी, हम जैसे डुएट्स गाते थे, तो आमने सामने, जैसे लता जी गा रही हैं, रफी साहब गा रहे हैं, तो आमने सामने देखकर गाते थे, तो जब देखते थे तो वो फीलिंग आती थी। आज कैसा है कि उदित जी ने मुझे बताया कि अरे उषा जी, मैंने आपके साथ एक गाना गाया। मैंने कहा कौन सा गाना? तो कहने लगे अरे मैंने एक गाना गाया आपके साथ में। मैंने कहा अच्छा, कौन सा गाना गाया? क्योंकि मैं भी आधा गाना गा के आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि आगे कौन गाने वाला है। तो जब साथ में सिंगर्स गाते हैं तो वो फील भी आ जाता है। जैसे किशोर दा के साथ मैंने सिर्फ डायलॉग्स बोले थे, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी। हालांकि मैं सिंगर हूँ, मुझे डायलॉग्स बोलना तो नहीं आता था, लेकिन किशोर दा ने मुझे ऐसे तैयार किया कि वो मेरे सामने देख देख के बोले एक कुड़ी फंस गई, तो बराबर मैंने उससे भी कहा अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो नहीं, वो इतना अच्छा, इतना एक्सप्रेशन के फील के साथ आ गया कि वो उसकी वजह ज्यादा किशोरदा है। वरना मैं अकेले बोलती तो नहीं आ पाई रहती, वो फील नहीं आया होता। जी जी। रफी साहब का कोई गीत गुनगुना दीजिए जो आपको खूब पसंद आता रफी साहब के लिए बात एक कहूंगी, जो बर्मन दा का उन्होंने गाना गाया था, फिल्म थी गाइड। उसमें बहुत देर तक के 25-26 रिकॉर्ड टेक्स हो चुकी थी ऑलरेडी, और फिर भी बर्मंदा को तो पसंद आ रहा था कि रफी साहब बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन रफी साहब सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दादा, मैं एक बार और गाता हूँ, एक बार और गाता हूँ। तो कहा ठीक है तुम गाओ। तो 27वें टेक में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन डाले, वो थे दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए। वो जो कौन कहा उन्होंने, तो इतनी मजबूरी दिखलाई उसमें। वहां हालांकि वो सीधा था पहले, ऐसे में किसको कौन मनाए, ये था। लेकिन कौन मना, वो इतना अच्छा लगा। अब अभी भी अगर कोई ये गाना सुने तो उस कौन पे जरूर गौर करें जो उन्होंने गाया। और बर्मंदा इतने खुश हुए कि एकदम आके उनसे लिपट गए। तो ऐसी उनकी खासियत थी, वो अपना इन्वॉल्वमेंट हर गाने में रखते थे। जी जी। है? इन्वॉल्वमेंट की बात कही आपने, इसके पहले भी कौन को लेकर बात कही, एक दो चीजें और जी सुनी। क्या लगता है, रफी साहब का एक स्टाइल था, एक वो आइडिया था, और एक सोच थी कि वे कलाकार गाना, सिचुएशन सबके हिसाब से वॉइस का मॉड्यूलेशन तय करते थे। जी जी। जी बिल्कुल। एक तो रफी साहब कहीं किसी पार्टी में नहीं जाते थे,
किसी के घर भी नहीं जाते थे वो, ना तो किसी के घर जाना आना बिल्कुल भी नहीं था। जब भी समय मिलता था तो वो अपने घर में ही रहते थे और सिर्फ रियाज और रियाज, बस जो कुछ था उनका संगीत ही उनका जीवन था। वो बाकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। किसी की शादी में भी जाना हो तो बस ड्राइवर को खड़ा रखते थे, अपना लिफाफा पकड़ाया और तुरंत गाड़ी में वापस बैठ के फिर घर आ जाते थे। कहीं किसी के वहां नहीं जाते थे वो। तो ये खासियत थी उनकी कि उन संगीत के लिए वो बहुत ही डेडिकेट थे और बहुत ही उनको अच्छा लगता था वो। इसलिए वो कम बात करते थे। ज्यादा लोगों में जाएंगे तो ज्यादा बात करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी भाग के आते थे वापस। ये कलाकार की एक अपने काम के प्रति लगाव था, अपनी कला के प्रति लगाव था और निश्चित तौर जी जी पर बिल्कुल। उनकी वजह से ही परिणाम हाँ निकला। जी जी जी, बहुत ही था उनका। और एक तो उनके नमाज, खुदा को बहुत मानते थे वो कहते थे जो कुछ मेरे पास है वो सब खुदा का दिया हुआ है। वो कहते हैं ना, हर सांस के साथ वो नमाज पढ़ते थे, हर सांस के साथ वो शुक्र अदा करते थे, ईश्वर को थैंक्स करते थे। खुद की भी तारीफ करते थे वो कभी कभी कि मेरे खुदा क्या आवाज दी आपने मुझे। और वो इतने प्यारे लगते थे उस वक्त जब ऐसा बोलते थे ना, बहुत ही अच्छा लगता था कि अरे वाह, यानी अपनी तारीफ में भी वो खुदा की तारीफ करते थे। क्या बात है, क्या बात है। एक बड़े कलाकार की निशानी होती है, इसीलिए वे बड़े कलाकार। बड़े वो तो मैं जी जी सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उषा जी, उनके नाम पर मोहम्मद रफी चौक है मुंबई में। इस बार हाँ वापस उसको रेनोवेट किया गया है, आपने देखा है उसको अभी? जी हाँ, जी हाँ, उनके फैंस ने किया। अभी आप तो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनसे कोई मुलाकात होती है? हाँ जी, हाँ जी, रोज बातें होती हमारी उनके। समझ लीजिए कि वो मेरा ही परिवार है। क्या बात है। तो मैं तो हमेशा ही बातें करती हूँ उनकी, कभी बहू से बात करती हूँ, कभी बेटी से बात करती हूँ, कभी दामाद से बात करती हूँ, कभी बेटे से बात करती हूँ। तो ये चलता रहता सिलसिला। हाँ जी। उषा जी, रफी साहब का कोई एक किस्सा वो जरूर सुनना चाहेंगे हम आपसे। किस्से तो बहुत सारे हैं सुनील जी। अब सोच में पड़ गई कि कौन सा सुनाऊं। अच्छा, एक किस्सा बताती हूँ मैं, केरला का। वो बड़ा हंसी मजाक वाला ही किस्सा है। हम लोग कैलीकट जा रहे थे, बॉम्बे से कैलीकट जा रहे थे। और उस वक्त इंडियन एयरलाइंस का स्ट्राइक था, इसलिए हमको एयर इंडिया से हम लोगों को बेंगलोर तक जाना पड़ा। और बेंगलोर से हम जब कार से कैलीकट की तरफ रवाना हुए तो मैं थी, साहब थे, म्यूजिशियंस की वैन पहले जा चुकी थी। और मैं, मिसेस रफी, रफी साहब और ड्राइवर, हम इतने ही लोग एक गाड़ी में थे। और जाते जाते फिर बीच में हम रास्ते में जरा सा सूनी जगह देखा तो साहब को नेचर बहुत पसंद था, तो कहने लगे थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। तो हम लोग उतर गए। जैसे उतर गए तो एक दूर से आवाज आई, राफी, ओ राफी। इधर उधर देखा, कोई नहीं, नजर नहीं आया कोई, क्योंकि जंगल था, कोई नजर नहीं आ रही। जंगल में कौन बुला रहा है भाई। फिर से आवाज आई, राफी, राफी, ऊपर को देख। ऊपर को देख तो कौन है? देखा तो एक नारियल पानी वाला नारियल के झाड़ पे चढ़ा हुआ था और वो रफी साहब को आवाज दे रहा था। यानी रफी साहब इतने फेमस थे कि उसने साहब को आवाज दिया, तो रफी साहब ने भी उसकी आवाज में कहा, नीचे को उतर। तो नीचे उतरा वो और फिर कहा कि क्यों ऊपर क्यों चढ़ा हुआ था। तो कहने लगे साहब नारियल पानी के लिए, नारियल पानी का नारियल तोड़ती है मैं। तो बोले तोड़ती नहीं, नारियल तोड़ता बोल। तो बोले साहब हिंदी नहीं आती ना मुझे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती, साहब बहुत अच्छा गाती है तू। तो बोले ऐसा नहीं बोलते, बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो साहब हिंदी नहीं आती ना। 3-4 बार उसने हिंदी नहीं आती कहा और साहब उसको हिंदी सिखाने पे भी लगे हुए थे कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना। तो मिसेस रफी ने कहा कि आप बस भी करो, इसको आज के आज हिंदी नहीं आने वाली। चलिए अभी हमको देर हो रही है, जाएंगे जिस तरह से। फिर उसने हम लोगों को नारियल पानी पिलाया और साहब ने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। तो साहब इतने हर एक के साथ बहुत प्यार से, प्यार मोहब्बत से मिलते थे। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो इतने महान कलाकार है। जरा भी घमंड नहीं था, जरा भी कुछ। उषा जी, चलते चलते इस कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं चाहता हूँ कि उसके पहले एक रफी साहब का कोई एक गीत आप गुनगुना दीजिए। तुम्हारी
तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। जी, बहुत ही बढ़िया आपने रफी साहब का एक गीत गुनगुनाया। आज हम रफी साहब को याद कर रहे हैं उषा त्रिमुटी जी के साथ। उषा जी ने लंबे समय तक उनके साथ फिल्मों में गाया है, प्लेबैक सिंगिंग किया है, शोज में गाया है और तमाम सारी यादें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उषा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। श्रोताओं को मेरी आवाज सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।